हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी। ठीक है, इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो आपको खबर तो अभी तक पता चली गई होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बुद्धिज्म सर्किट से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, और इंडिया टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों डेवलप करना चाहता है, उससे इसके लिंक कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में उसी से रिलेटेड एक शॉर्ट जानकारी देना चाहूंगा। ठीक है, जो आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो आपके सामने जो इमेजेस दिख रही हैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और ये कुशीनगर एयरपोर्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, इसी का भी इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एयरपोर्ट्स, तो एयरपोर्ट्स कितने तरीके के हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स हम सबसे पहले इसमें देख लें। ठीक है, एयरपोर्ट्स को 4 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जो आपको नंबर 1 पे दिख रहे हैं। उसके बाद कस्टम एयरपोर्ट्स, फिर आता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट, फिर आते हैं सिविल इनक्लेव्स इन डिफेंस एयरपोर्ट्स। ठीक है, सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स क्यों बोलते हैं? जाहिर सी बात है, यहाँ से हम इंटरनेशनल जो शेड्यूल इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं वो किए जाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं और इंडिया से किसी और देश में या किसी और देश की यहाँ आके ऑपरेशन करती हैं। ठीक है, इस एयरपोर्ट में, तो इसलिए इनको बोलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। फिर आते हैं कस्टम एयरपोर्ट्स। कस्टम एयरपोर्ट्स में भी इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन एक लिमिटेड होते हैं। ठीक है, लिमिटेड फैसिलिटी इनके लिए होती है वहाँ पे। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स जो इनके अलावा बच गए, जहाँ पे आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेते हैं, जैसे आपको अगर देहरादून से किसी दूसरे शहर जाना है, लखनऊ जाना है या कहीं और जाना है, तो ये सारे डोमेस्टिक फ्लाइट्स या डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के द्वारा होता है, देहरादून से दिल्ली या इधर उधर। ठीक है, और फिर आते हैं सिविल एनक्लेव्स इन डिफेंस एयरपोर्ट्स। ये टोटल अभी 26 हैं। ठीक है, इसमें मतलब मेनली डिफेंस से रिलेटेड आर्मी मिलिट्री के जो होते हैं उस पर्पज से यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा एयरपोर्ट का क्लासिफिकेशन था जो पता होना चाहिए था। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको जल्दी से एक बार बता देता हूँ, फिर अपने मेन वीडियोस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में और कार्गो मूवमेंट्स, कार्गो मतलब जो सामान वगैरह का मूवमेंट्स होते हैं, उस मामले में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार है और अभी भी यही है। ठीक है, और आईजीआई एयरपोर्ट यानी कि जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो दुनिया का 16th नंबर का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, 16वें नंबर पे आता है दुनिया में। और एशिया में अगर बात करें तो एशिया के सारे एयरपोर्ट्स में ये 7th नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो 16th नंबर पे आता है दुनिया में बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स के मामले में और 7th नंबर पे आता है एशिया में। ठीक है, तो ये सब कुछ है। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको पता होगा, ये जो है फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का जो पीपीपी मॉडल के तहत बना है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बना है। ठीक है, और अभी तक इंडिया में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे, लेकिन अभी कुशीनगर एयरपोर्ट जैसे ही इनॉग्रेट किया गया उसके बाद 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया में अब हो चुके हैं। ठीक है, तो 35th इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे एयरपोर्ट के बारे में। तो अब हम अपने मेन वीडियो की तरफ आते हैं कि अभी जो इनॉग्रेट किया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर वाला, ये क्यों सिग्निफिकेंट है, ये क्या सिग्निफिकेंस रख। ठीक है, देखिए, जो ये एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहली बात तो ये जानने वाली है, भारत का 35th है, लेकिन उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, जब इसको इनॉग्रेट किया जा रहा था तो वहां पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और 12 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनको लीड कर रहे थे श्रीलंका के, और एक श्रीलंका का डेलीगेशन भी था जिसको लीड कर रहे थे वहां के एक मिनिस्टर नमल राजपक्षे। ठीक है, नमल राजपक्षे कौन है? ये जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे, उनके बेटे हैं नमल राजपक्षे। ये श्रीलंकन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। ठीक है, तो ये लोग वहां पे एज ए गेस्ट आए हुए थे, रिप्रेजेंटेटिव वहां पे थे। ठीक है, तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि कैसे बुद्धिस्ट सर्किट से रिलेटेड है, कैसे उससे लिंक्ड है। तो इसके बारे में जानने से पहले हम एक बार थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं बुद्धा के बारे में कि लॉर्ड बुद्धा कौन थे। ठीक है, बाकी आपको इनकी स्टोरी जरूर पता होगी, आप बचपन से सुनते ही आए होंगे इनके बारे में, तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें। तो बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध, इनका जन्म जब हुआ था, इनका बचपन का नाम एक्चुअली बुद्ध नहीं थे, ये इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, ये प्रिंस हुआ करते थे। तो 563 बीसी में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, और जब ये 29 साल के हुए तो उन्होंने उसके बाद अपना घर त्याग दिया था।
ठीक है, 29 साल की एज में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। तो इनसे रिलेटेड 8 प्लेसेस हैं पूरी दुनिया में, इनसे रिलेटेड 8 प्लेसेस हैं जो होली पिलग्रिमेज माने जाते हैं। इनमें से 7 जो है वो इंडिया में, ठीक है, और एक जो है वो नेपाल में। नेपाल में कौन सा है? वो लुम्बिनी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए बोध गया। बोध गया वो प्लेस है जहाँ पे इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, यानी कि इनको यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसके बाद है सारनाथ। सारनाथ वो प्लेस है जहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन इन्होंने यहाँ पे दिया था। राजगीर, राजगीर में इन्होंने अपनी पहली शिक्षा दी थी, इन्होंने यहाँ पे पहली बार टीच किया था। और एक फॉरेस्ट मोनेस्ट्री भी इन्होंने यहाँ पे बनवाई थी, जो किंग बिम्बिसार थे उनके द्वारा इसको बनवाया था, ठीक है। उसके बाद श्रावस्ती। श्रावस्ती में ऐसा माना जाता है कि अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा ये यहीं पे जिए थे, श्रावस्ती में। उसके बाद वैशाली। वैशाली में इन्होंने अपना लास्ट सरमन दिया था, ठीक है। ये तो प्लेसेस हैं 6, ठीक है। ये आपके सामने जो प्लेसेस दिख रहे हैं 6 प्लेसेस हैं, लेकिन एक कौन सा है? कुशीनगर, जिसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अगली बात हम कुशीनगर के बारे में करते हैं। देखिए जो जितने भी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बोलेंगे तो वो कुशीनगर ही है। कुशीनगर वो जगह है जहाँ पे इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब अल्टीमेट साल्वेशन जहाँ पे इनको प्राप्त हुआ था, वो जगह कुशीनगर है, जो कि यूपी में है, ठीक है। इसको अगर हम कुशीनगर को पास्ट में जाके देखें, अगर हम एंशियंट टाइम में जाके देखें, तो आपको पता होगा कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है। 16 महाजनपद हुआ करते थे, उन्हीं में से एक था मल्ल। उस मल्ल की कैपिटल थी कुशीनारा। तो उसी को माना जाता है कि यही आज का जो कुशीनगर है, यही उस टाइम पे कुशीनारा हुआ करता था, ठीक है। इसमें बहुत सारे किंगडम्स ने अपना मतलब बहुत सारे साम्राज्य यहाँ पे थे पहले, जैसे मौर्यास थे, कुषाण थे, सुंग। सुंग आपको पता होगा, पुष्यमित्र सुंग इसके पहले वो थे, जो माना जाता है कि ब्राह्मण वंश के पहले राजा हुए, ठीक है। गुप्त साम्राज्य यहाँ पे वो हर्षवर्धन का नाम आपने सुना होगा, और पाल वंश। ये सारे के सारे किंगडम्स इस जगह पे हुए थे, ठीक है। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, इन्होंने सबसे पहले कुशीनगर की खुदाई करी थी, जहाँ पे इनको क्या मिला था? एक जो मेन स्तूप है वो मिला था बुद्धिज्म का, और एक 6 मीटर लंबा, 6 मीटर जो उसकी लंबाई थी, एक स्टैचू मिला था बुद्धा का। लेकिन वो बुद्धा का जो स्टैचू था वो रिक्लाइनिंग पोजीशन में था। आपको पता होगा बुद्ध के स्टैचू हमें अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं, एक जिसमें वो रिक्लाइनिंग यानी कि सोई हुई अवस्था में होते हैं, एक जिसमें वो बैठ करके ध्यान लगा रहे होते हैं, और एक जिसमें वो स्टैंडिंग पोजीशन में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो स्टैचू में दिखाई दिया वो आपको दिख रहा होगा, ये था, यही नहीं था, मतलब इस पोजीशन में था, रिक्लाइनिंग पोजीशन में था, ठीक है। 6 मीटर लॉन्ग था। और एक आपको पता होगा कि जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, एक स्टैचू ऐसा भी भगवान बुद्ध का दिखाई देता है, यह हमें देखने को मिलता है। और एक स्टैचू आपको पता होगा जिसमें वो स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, और एक और स्टैचू होता है जिसमें वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन वो एक विशेष मुद्रा में होते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टैचूज इनके हमारे भारत में देखने को मिल जाते हैं। हमने बात करी बुद्ध के बारे में और कुशीनगर के बारे में, एक छोटा सा ओवरव्यू देखा। तो अब हम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बनाया गया है, ये सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों इतना महत्व ये रख रहा है, इसके बारे में एक बार छोटी सी बात हम देख लेते हैं। देखिए 2016 की बात है, सन 2016 में क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक बुद्धिस्ट सर्किट अनाउंस किया था, जो कि भारत का पहला ट्रांसनेशनल टूरिज्म सर्किट था। भारत का पहला ट्रांसनेशनल टूरिज्म सर्किट बुद्धिस्ट सर्किट था। अभी ट्रांसनेशनल टूरिज्म सर्किट क्या है? देखिए इंडिया में हम टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसके लिए हमें टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, तभी जाके हम लोग टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। उनको अच्छी फैसिलिटीज देनी होंगी, सारी चीजें अच्छे से देखना होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। तो उसी यही एम लेते हुए सबसे पहला जो उन्होंने किया वो बुद्धिस्ट सर्किट को वहाँ पे अनाउंस किया गया था। बुद्धिस्ट सर्किट में क्या था, जितने भी भगवान बुद्ध से रिलेटेड साइट्स हैं, जितने भी 7 या 8 प्लेसेस हैं, उन सभी को जोड़ा जाएगा, ठीक है। और उन सब में जो पिलग्रिमेज या पिलग्रिम्स आएंगे, उन सब में वहां पे उनको दर्शन कराए जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके सामने मैप दिख रहा है। इस बुद्धिस्ट सर्किट में आप उस समय पे एक ट्रेन चलाई गई थी जो अभी भी चल रही है, ठीक है। वो ट्रेन किस तरीके से चलती थी कि आप लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पे न्यू दिल्ली है, यहाँ से ट्रेन शुरू होती है, बुद्धिस्ट सर्किट में बात कर रहा हूँ। यहाँ से ट्रेन शुरू होती है डे 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ से चलती है और उसके बाद चलती है सीधे गया में आती है, डे 2 में गया में चल जाती है। उसके बाद
डे 3 में राजगीर जहाँ पे नालंदा है वहां जाती है। उसके बाद यहाँ से होते हुए आती है डे 4 में, और डे 4 में ये वाराणसी या सारनाथ यहाँ पे आती है। इसके बाद डे 5 में इनके जन्म स्थान लुम्बिनी चले जाती है। लुम्बिनी के बाद कुशीनगर जाती है। कुशीनगर के बाद श्रावस्ती जाती है। उसके बाद आगरा आती है, और आगरा के बाद फिर से लास्ट में दिल्ली आ जाती है। यानी कि जो 1 हफ्ते का 8 या 9 दिन का जो ये पूरा जर्नी टाइम होता है, ये इस बुद्धिस्ट सर्किट में जो ये ट्रेन चलाई गई थी इसमें होता है। तो इसमें एक और कदम आगे जाते हुए हम लोग प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से इस बुद्धिस्ट सर्किट को हम लोग को संचालित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ताकि पिलग्रिम्स के लिए इजी बने, उनके लिए आरामदायक बने, सहज बने, उसके लिए हम इसको डेवलप कर रहे हैं। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम आगे कर रहे हैं। इसको हम एक तरीके से कल्चरल डिप्लोमेसी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि भगवान बुद्ध से रिलेटेड 8 साइट्स में से जो 7 हैं वो हमारे इंडिया में हैं। आप यहाँ देख लेना। ठीक है, ये जो 7 है, लुम्बिनी को छोड़ करके बाकी जो 7 है इंडिया में है। लेकिन फिर भी हम लोग बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जितने भी आते हैं उसका 1% भी हम लोग अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं पूरी दुनिया का। तो आप सोच सकते हैं 8 में से 7 साइट्स इंडिया में होने के बावजूद भी हम 1% पिलग्रिम्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसी चीज को हमें बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हमारे देश में आए, हमारी इनकम होगी, यहाँ पे हमारा रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, और हम वर्ल्ड में कहीं ना कहीं टूरिस्ट के सेक्टर में छा जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं, इसी मकसद को लेते हुए हम लोग टूरिज्म के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। ये जो आपको सामने स्लाइड दिख रही है इसमें ने सब यही बातें लिखी हुई हैं। कहीं ना कहीं टूरिज्म मिनिस्ट्री को या हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वीक है। इतना वीक है कि साउथ एशियन जो नेशंस हैं जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनसे भी हमारा वीक टूरिज्म सेक्टर है, जबकि यहाँ पे अच्छी अच्छी साइट्स होने के बावजूद भी। ठीक है, तो हमें जरूरत है कि हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज को डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, ताकि बुद्धिस्ट टूरिस्ट इंडिया में आए और हमारे यहाँ रेवेन्यूज को बूस्ट मिले और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। ठीक है, हम इसके माध्यम से चाइना के एक क्लेम को भी काउंटर करना चाहते हैं कि चाइना बार बार ये क्लेम करने का प्रयत्न करता है कि वह बुद्ध की भूमि है, बुद्धिज्म वहां से फैला था, यानी कि अपनी जमीन को बुद्धिज्म का एक तरीके से सेंटर बनाना चाहता है। तो इसको काउंटर करने के लिए भी हम जो एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, जैसे बुद्धिज्म सर्किट है, ये सब चीजें इसके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी, ताकि हम दुनिया को ये साबित कर पाए या दिखा पाए कि हाँ, बुद्धिज्म हमारे देश से था और बुद्ध हमारे देश से थे, हमारी जन्मभूमि से थे। ठीक है, तो चाइना के क्लेम को भी काउंटर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें यही लिखा है कि अ बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन कवर्स ऑल डेस्टिनेशन इन 14 डेज। 14 डेज का ये होता है। ठीक है, इसमें एंड हेलीकॉप्टर सर्विसेज एंड मोर एयरपोर्ट्स आर इन द पाइपलाइन। इसमें हेलीकॉप्टर सर्विसेज और भी ज्यादा इसमें एयरपोर्ट सभी आने वाले टाइम पे इनोग्रेट किए जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, दिस इज इंटेंडेड टू एजर्ट and consolidate India's position as the original center of Buddhism against the claims from China। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बोली थी। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में अगर हम इसको जिस्ट में बोले तो हम लोग ऐसे एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट करके, ऐसे एयरपोर्ट्स के माध्यम से हम अपने टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, और बुद्धिज्म जो बुद्धिस्ट सर्किट है इसको हम आगे और सुचारू रूप से संचालित करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए जो अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन है, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इससे हमारे यहाँ जरूर बुद्धिस्ट टूरिज्म जो पिलग्रिम्स होंगे उनकी संख्या में बढ़ावा मिलेगा, और आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आएंगे। ठीक है, और हम अपनी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स को और ज्यादा डेवलप कर सकते। ठीक है, जो ये स्कीम मैंने आपको बताई थी, सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट, जो ये बुद्धिस्ट सर्किट अनाउंस किया गया था 2016 में, उसमें अभी तक 343 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जा चुके हैं। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में और ऐसी स्कीम्स के तहत जिसमें से 278 करोड़ रुपए जो हैं अभी तक रिलीज हो चुके हैं, ऐसा टूरिज्म मिनिस्ट्री का ऑफिशियल डेटा बता। ठीक है, तो ये सब कुछ इस वीडियो में था कि क्यों ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर का। ठीक है, तो आपको इसमें मेन तो यही बातें ध्यान रखनी थी कि ये 35th इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्यों ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज से इसको जोड़ के देखा जा रहा है, क्यों उस चीज के लिए ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता। ठीक है, ये वीडियो इसी बारे में था, बहुत बड़ा वीडियो नहीं था, छोटा सा वीडियो है, और मेन रीजन इसका यही था। ठीक है, ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। बाकी
आप अपने आने वाले एग्जाम्स में सफल होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।